तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आई जो है वो है स्विस इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड, जिन्होंने लॉन्च किया है अपना कोलकाता चैप्टर देशों के बीच में एक प्रॉपर नेटवर्क ऑफ ट्रेड को सेटअप करने के लिए। तो बेसिकली इंडिया स्विस के बीच में ट्रेड तो होता ही है, लेकिन इसको बूस्ट करने के लिए है। वैसे करेंटली जो SICC है, इनकी प्रेजेंस मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई इन शहरों के अंदर ऑलरेडी थी, और अभी कोलकाता भी यहाँ पर नेक्स्ट शहर बन गया है एक सेंटर को होस्ट करने के लिए। बेसिकली इन सेंटर्स में किया ये जाता है कि प्रायोरिटीज के हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है अलग अलग चीज़ों के लिए जो इंडिया और स्विट्जरलैंड मिलकर कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, टूरिज्म, सब चीज़ों के ऊपर सोचा जाता है। वैसे करेंटली अराउंड 330 स्विस कंपनीज इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है, तो स्विट्जरलैंड के लिए इंडिया एक बड़ा मार्केट है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो हमारे देश के EV इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया कोलैबोरेशन हुआ है, जहाँ पर वीडा जो बेसिकली हीरो का एक पार्ट है और एथर ने जो ग्रिड्स बनाए हैं अलग अलग शहरों के अंदर, उसको कंबाइन करने का डिसीजन लिया गया है। यानी अगर मैं आपको थोड़ा और अच्छे समझाऊं तो एथर का जो चार्जिंग नेटवर्क है, चार्जिंग स्टेशन है, और हीरो ने जो अपने लॉन्च किए हैं वीडा जो स्कूटर्स है उसके बाद में चार्जिंग स्टेशन, इनको कंबाइन करके ये नेटवर्क यूज करेंगे ऐसा उन्होंने कहा है। इसकी वजह से 100 सिटीज जिनके अंदर 1900 फास्ट चार्जिंग पॉइंट्स है, वो भी एथर वाले भी यूज कर पाएंगे, हीरो वाले भी। इसकी वजह से एक वरी फ्री इकोसिस्टम बनाया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कंपनी ने कहा है। वैसे दोस्तों ये कभी ना कभी कंसोलिडेट होना है, हमें जो है आने वाले समय में 2-4 बड़े प्लेयर्स ही बचते हुए नजर आएंगे, स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे जिसकी वजह से कोई भी चार्जिंग स्टेशन पर कोई भी चार्जिंग कर सकेगा। तो ये सब चीज़ें वैसे भी फ्यूचर में होगी। अभी मार्केट ज़रा इतरा वितरा हुआ है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है जब ये चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही भुवनेश्वर से, जहाँ पर एक लैंडमार्क स्टेप लगे हुए जो CM है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, जो कि कलिंगा स्टेडियम में मौजूद है। अभिनव बिंद्रा जो हमारे देश के अंदर ओलंपिक मेडल लाने वाले एक स्पोर्ट्समैन थे, उनके प्रेजेंस में इसको एस्टैब्लिश किया गया। और ये वैसे जो सेंटर है ये अलग अलग तरीके के एथलीट्स को केटर करेगा। यहाँ पे इंजरी मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन, रिकवरी, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, इन सब चीज़ों को केटर किया जाएगा। ओडिशा वैसे दोस्तों करेंटली अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट सबसे ज़्यादा करने वाला स्टेट बन रहा है धीरे धीरे, और स्पेशली बड़ी बात यह है कि ये क्रिकेट के अलावा बाकी सब बड़े स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट से, जिन्होंने डायरेक्ट किया है कि जो सिटी के ट्राम नेटवर्क्स है उनको मॉडर्नाइजेशन और रिस्टोरिंग की जरूरत है। यहाँ पर बेसिकली कुछ लोगों ने पिटीशन दी थी कि इन रूट्स को सेव किया जाए, और इसी का ध्यान रखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। बेसिकली यहाँ गवर्नमेंट को कहा गया कि ट्राम रूट्स को बचाइए, रिस्टोर कीजिए। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन लेगी, कोर्ट जो है कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर डायरेक्ट ऐसे बात नहीं कर सकती, लेकिन ये काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अब देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चीज़ें होती है। वैसे कहा गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन जब चीज़ें ग्राउंड पर होगी तभी हमें एक्चुअल में इसके बारे में बोलने का मौका मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने साइन किया है एक अग्रीमेंट DC मल्टी मॉडल पार्क बनाने के लिए नागपुर में। तो दोस्तों ऑलरेडी नागपुर में कई सारे अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट कंपनीज लॉजिस्टिक्स पार्क बना रहे हैं। NHAI भी अभी रेस में जुड़ गई है। 150 एकड़ जमीन उन्होंने एक्वायर की है, 673 करोड़ रुपीस के अंदर इस्तेमाल होगा। और जो MMLP ये होगा, ये नागपुर जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबे समय से पूरे भारतवर्ष का एक सेंटर रहा है, बीच का पॉइंट रहा है, ये आप कह सकते हो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा आगे जाकर देश के लॉजिस्टिक्स के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिया के हेलीकॉप्टर इकोसिस्टम से रिलेटेड, जहाँ पर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो एयरबस हेलीकॉप्टर ने पार्टनरशिप किया है इंडियमस सर्विस कंपनी के साथ में, और बेसिकली MRO फैसिलिटी यहाँ पर बनाने का डिसीजन लिया गया है। यानी जो मेंटेनेंस, रिहैबिलिटेशन और ओवरहॉलिंग सेंटर होता है वो बनाने का डिसीजन लिया है। महाराष्ट्र में ये बनेगा, और वैसे ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, वन ऑफ द फर्स्ट है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। 125 एयरबस हेलीकॉप्टर्स करेंटली साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। सबके लिए ये हब का इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक से, जिन्होंने अनाउंस किया एक लॉन्च अपने स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, जो फैक्ट्री ऑटोमेशन सिस्टम्स बनाएंगे, और ये पुणे तलेगांव में मौजूद होगा। 40,000 स्क्वायर मीटर की फैसिलिटी है, जिसके अंदर बिल्टअप एरिया 15,400 स्क्वायर मीटर का है, और ये ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है ₹2.2 बिलियन की। अब मित्सुबिशी जो है वो कई कंपनीज के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम्स बनाती है, जो रोबोटिक आर्म्स होते हैं, कई सारी मशीनरीज होती है, इनके ऑटोमेटेड पार्ट्स और ऑब्वियसली जो पूरी मशीन है वो मित्सुबिशी बनाती है। काफ़ी ज़्यादा हाई एंड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ही चीज़ें हैं, इसको भी इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने के लिए ये काम करेगी। वैसे कुछ हद तक ये पहले भी हो रहा था, और अभी जो ये फैक्ट्री बनी है ये
ना सिर्फ इंडिया के डिमांड्स को कैटर करेगी लेकिन ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट्स के हिसाब से भी बनाया गया है इसे। अगली खबर दोस्तों बंगाल गवर्नमेंट से जिन्होंने अलॉट किए हैं लैंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चांगराबंदा लैंड पोर्ट, जो कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास में आता है कूचबिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी है यहाँ के, इन्होंने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ में मीटिंग लेकर ये डिसीजन लिया है। 30 एकड़ जमीन यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई है। इसकी वजह से धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिया बांग्लादेश ट्रेड बढ़ता है ये यहाँ पर काम में आएगा। वैसे यहाँ पर इनिशियली एक ट्रक टर्मिनस बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये वो है टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड, जिन्होंने ओपन कर दिया है अपना पहला वेयर हाउस ईस्टर्न रीजन इंडिया के अंदर। तो दोस्तों ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया के अंदर अब तक रॉयल एनफील्ड का कोई वेयर हाउस नहीं था, जिसकी वजह से चाहे वो पार्ट्स हो या डिलीवरीज हो ये थोड़ी जो है लेट चलती थी यहाँ पर। लेकिन ये वेयर हाउस जो है वो कोलकाता के पास में ओपन कर दिया गया है। 50,000 स्क्वायर फीट का ये वेयर हाउस है। मेनली इनिशियली इसे इस्तेमाल किया जाएगा स्पेयर पार्ट्स के लिए, जो एंटायर ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए काम आएगा। और वैसे एक और स्टेटमेंट यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने ये दिया है कि अमेरिकन मार्केट उनके लिए अभी सेकंड बिगेस्ट ओवरसीज मार्केट बन गया है, जो कि उनके टोटल वॉल्यूम का 45% कंट्रीब्यूट कर रहा है आउटसाइड जो इंडिया मार्केट है उसके अंदर, फॉलोड बाय यूरोप, वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। अगली खबर दोस्तों जारी वो है न्यू दिल्ली से, जहां पर इंडियन आर्मी को एक मेजर बूस्ट देते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है ₹2800 करोड़ का बजट 6400 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स को खरीदने के लिए। तो ये ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे डिफेंस सिस्टम्स के लिए। और वैसे दो टाइप के एक्विजिशन यहाँ पे किए जाएंगे, एक होगा एरिया डिनायल म्यूटेशन टाइप 2 और बाकी होंगे टाइप 3। यहाँ पर इसके बारे में हमें वैसे पहले खबरें भी मिली थी, अब ये चीज़ फाइनलाइज हो गई है। अगली खबर दोस्तों ये वो है मजगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड से, जिन्होंने सबमिट किया है अपना रिस्पांस डिफेंस मिनिस्ट्री के टेंडर को। और यहाँ पर बेसिकली ये बिल्ड करेंगे अब 3 न्यू कलवरी क्लास सबमरीन्स। तो ये एक काइंड ऑफ अब मेगा प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो। यहाँ पर वैसे कई सारे ऐसे सबमरीन्स हैं जो मजगांव डॉक के अंदर बने हैं और इंडिया के अभी फ्लीट में ये काम करते हैं। इसके अलावा इनको एक्सपीरियंस तो है ही, और वैसे टोटल 75 एडिशनल सबमरीन्स का ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ने क्लियर किया था धीरे धीरे। इनमें से कई शिप्स जो है अब बन रही है और सबमरीन्स भी। अगली खबर दोस्तों ये टॉयज आर अस से रिलेटेड, जो कि एक अमेरिका बेस्ड ग्लोबल टॉय रिटेलर है। एक टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा, इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा टॉय रिटेलर हुआ करता था। अभी इनकी रिटेल प्रेजेंस तो नहीं है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में काम करते हैं, प्राइवेट लेबलिंग में काम करते हैं। और इन्होंने कहा है कि वो जल्द ही इंडिया के अंदर एक प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे। अगले साल मिड तक जो है ऑपरेशनल बन जाएगा। यहाँ पर जो उनके सीईओ है ग्लोबल, उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई। बेसिकली इनिशियली जो टॉयज यहाँ पे बनेंगे ये नॉन इलेक्ट्रिक होंगे, ISMR के बेयर करेंगे और ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट होंगे। वैसे करेंटली इनकी मैन्युफैक्चरिंग मेजरली चाइना में ही होती है, इनफैक्ट चाइना में ही होती है और फ्यू एशियन मार्केट्स के अंदर यहाँ पे ये चीज़ें बेचते हैं। लेकिन अभी जो है इंडिया में से दुनिया भर में टॉयज बनाकर ये बेचेंगे। आज के आस्पिडी सवाल के बारे में बात करें तो टाइम वेस्ट पूछते हैं, हाउ इंडिया कैन एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एट प्रेजेंट ओनली सम स्टेट्स एंड रीजन्स आर ग्रोथ इंजन ऑफ आवर कंट्री ड्यू टू विच मेनी ऑफ अस हैड टू मूव देयर इन सर्च ऑफ वेल पेइंग जॉब्स। तो देखो यार ये चीज़ जो है ना ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। हाँ कोशिश की जा सकती है कि हर एरिया के अंदर एटलीस्ट कुछ तो हो, जीरो पे वो एरिया ना रहे, लेकिन ये बात कभी भी सच नहीं हो सकती कि एकदम यूनिफॉर्म इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट पूरे के पूरे देश के अंदर देखने मिलेगा। ना ये इंडिया के अंदर हो सकता है ना किसी और देश के अंदर हुआ है। ग्रोथ सेंटर्स जो होते हैं वही इकोनॉमी को आगे ले जाते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। जैसे कि मास प्रोडक्शन एक चीज़ नाम की होती है, जहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी एक जगह पर चीज़ों को बनाया जाए तो वो बेहतर तरीके से, बेहतर कॉस्ट के साथ में, बेहतर एफिशिएंसी के साथ में बनती है। ये इकोनॉमिक्स के लिए भी मैटर करता है। कुछ बड़े बड़े शहर, कुछ बड़े बड़े इकोनॉमिक हाउसेस जो होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, यही जो है मेन जो है कॉम्पिटिटिव ग्रोथ ला सकते हैं। हर जगह पर अगर फैक्ट्री बनाया जाए, हर जगह पे अगर बड़े बड़े सिटीज़ बनाया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम परफॉर्म करेंगे और ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव होंगे या नहीं होंगे। अब ऑब्वियसली हर जगह को कोशिश करनी चाहिए कि वो जितना हो सके उतना डेवलपमेंट अपने यहाँ पे लाए। अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, जैसे कोस्टल एरिया के पास में ट्रेड का पॉइंट होता है, इंटीरियर के पास में फ्लैट लैंड अवेलेबल होता है, कई जगह पे एग्रीकल्चरल का बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, कई जगह पे टूरिज्म का ऑप्शन है। ऐसे जो है अलग अलग चीज़ों पे फोकस किया जा सकता है। और यूरोप हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, कुछ भी हो, हर जगह पे आपको ऐसी चीज़ें देखने नहीं मिलेगी कि सब कुछ यूनिफॉर्म है। हम इसके लिए बस ये कर सकते हैं कि स्टेट्स को प्रमोट करने के लिए चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन कोई ज़बरदस्ती की पॉलिसी नहीं ला जा सकती कि हम चीज़ों को यूनिफॉर्म करें। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि मूव करना पड़ता है लोगों को, तो ये एक नेचुरल चीज़ है। जितने भी दुनिया के डेवलप देश है ये हिस्टोरिकली और अभी
कभी भी जो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है जब वो अर्बन बनती है, तब आज के डेट में वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से तब वो आज के डेट में जो है एक डेवलप्ड देश की तरफ बढ़ता है। और एग्रीकल्चर से जैसे जैसे लोग बाहर आते हैं तब ये चीज़ें होती है। चाइना के अंदर अगर हम देखें तो पिछले 30 सालों के अंदर उनकी आधी से ज़्यादा जनसंख्या अब शहरों में आ गई है, और ये कहीं ना कहीं पर ज़रूरी है देश के आगे बढ़ने के लिए। और स्प्रेड आउट पॉपुलेशन जो है ये काम नहीं कर सकती। उम्मीद करता हूँ वो सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप का जो हमारा चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और मिलेंगे अगली वीडियो में।